हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस नंबर वन पे। आज हम सीरीज में शुरू करने वाले हैं मध्यकालीन बिहार का इतिहास। इससे पहले प्राचीन बिहार का इतिहास पूरा किया जा चुका है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाके उस वीडियो को देखिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, जिससे बाकी सभी दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। साथ ही एनसीईआरटी सार संग्रह का भी सीरीज चल रहा है, आप उसको भी देखें, निश्चय ही आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बिहार में तुर्कों का आगमन। पहला प्रश्न है, बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? तो बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक इब्ने बख्तियार खिलजी था। इब्ने बख्तियार खिलजी का पूरा नाम मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी था। अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय थी। तो बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय बिहार शरीफ की थी। उसने बिहार शरीफ पर 1198 ईस्वी में विजय प्राप्त की थी और बख्तियारपुर नामक शहर की स्थापना बख्तियार खिलजी ने ही किया था। अगला प्रश्न है, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई। तो बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना 1198 ईस्वी में हुई थी। बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय बनाया था। तो बख्तियार खिलजी ने बिहार शरीफ में अपना प्रशासनिक मुख्यालय बनाया था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ही ध्वस्त किया था। बख्तियार खिलजी के शव को बिहार शरीफ में दफनाया गया है, इसको याद रखेंगे। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पाल वंशीय शासक था। यानी जब बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था उस समय बिहार में किस वंश का शासन था? तो पाल वंश का शासन था। और पाल वंश के शासन में किस शासक का शासन था? तो वह इंद्रयूनम पाल का शासन था। अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक था। तो बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासन कौन था? लक्ष्मण सेन था। अगला प्रश्न है, बिहार में सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ? तो बिहार में सूफी संतों का आगमन 12वीं शताब्दी में हुआ था। बिहार में आने वाले पहले सूफी संत थे। तो बिहार में आने वाले पहले सूफी संत मोमिन आरिफ थे। मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध था? तो मनेर की विजय से ताज फकीह की संबंध था। आगे देखते हैं हम सल्तनत कालीन बिहार। पहला प्रश्न है, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान भी इल्तुतमिश ही था। इल्तुतमिश ने 1225 में लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो इल्तुतमिश हिस्सामुद्दीन एवज को पराजित कर 1225 ईस्वी में बिहार पर अधिकार किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? तो मुबारिज खां प्रांतपति नहीं था सल्तनत काल में। बाकी तुगान खां, सैफुद्दीन ऐबक और हातिम खां, ये तीनों सल्तनत काल में बिहार के प्रांतपति थे। अगला प्रश्न है, किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ था? तो तुगलक काल में दिल्ली सल्तनत का बिहार पर निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ था। बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान था। तो हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक ने पराजित किया था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के दरभंगा का नाम तुगलकपुर कर दिया था। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण कराने वाला सुल्तान था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने
दरभंगा में एक दुर्ग और एक जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी। तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। बिहार शरीफ आधुनिक नालंदा जिला में स्थित है। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो बिहार राज्य का नाम बिहार तुर्कों ने दिया था। इस क्षेत्र में बौद्ध विहारों की संख्या अधिक थी, अतः इन्हें विहारों का प्रदेश कहा गया था। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? तो बिहार राज्य का नाम बिहार तुगलक काल में पड़ा था। मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार का प्रशासक किस काल में बना था? तो ये लोग बिहार का प्रशासक तुगलक काल में बना था। मलिक इब्राहिम बिहार के महत्वपूर्ण प्रशासकों में एक था। बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बयां का मकबरा है। इनका मकबरा बिहार शरीफ में स्थित है। बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चर्मपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था? तो उनसे फिरोज तुगलक ने मुलाकात किया था। अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख। फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख बिहार शरीफ से मिलते हैं। उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ था? तो कर्नाट शासकों का अंत गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा हुआ था। मोहम्मद तुगलक के काल में तिरहुत का क्षेत्र सल्तनत काल में मिला लिया गया था। किसके शासनकाल में तिरहुत का क्षेत्र सल्तनत काल में मिलाया गया था? तो मोहम्मद तुगलक के काल में। इसको याद रखेंगे। 14वीं शताब्दी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? तो वैनवार वंश का शासन आरंभ करवाया था। अगला प्रश्न है, तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की? तो वो थे शिव सिंह। इनके छाया छत्र में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्यों की रचना की। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। तो प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संबंध में जो हमें जानकारी मिलती है, उसका जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है तबकाते नासिरी। तबकाते नासिरी से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो दरिया खां नुहानी ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है, बिहार के जनजाति क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ था। तो झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार 13वीं शताब्दी में किया गया था। वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? तो बिहार नाम सर्वप्रथम तबकाती नासरी में मिलता है। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के तिरहुत को तुगलकपुर का नाम दिया गया? किस सुल्तान के तिरहुत को तुगलकपुर का नाम दिया गया? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक थे। किस सुल्तान ने तिरहुत से अपना सिक्का जारी किया था? यानी तुगलकपुर से अपना सिक्का जारी किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिया था? तो राजगीर के जैन मंदिरों को फिरोज शाह तुगलक ने अनुदान दिया था। तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन रहे। तो बिहार के प्रांतपति पद पर मलिक बयां और मजदुल मुल्क ये दोनों आदमी आसीन रहे थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया था? तो मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत करने वाला सुल्तान था सिकंदर लोदी।
बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ था? तो उसका प्रथम पड़ाव मनेर में था। बिहार शरीफ स्थित मलिक बयां के मकबरे की विशिष्टता है। तो उनके मकबरे की विशिष्टता है सलामी दीवारें अथवा बैटेल्ड वॉल्स और लंबूदार गुंबद अथवा कोनिकल डोम्स, ये दोनों उनकी विशेषता हैं। मनेर स्थित बंदरगाह बड़ी दरगाह में किसका मजार है? तो बड़ी दरगाह में मुख्तुम यहिया की दरगाह है, मजार है। अगला है चोरो वंश एवं उज्जैनियों वंश से संबंधित। तो पहला प्रश्न है, पूर्व मध्यकाल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजाति राज्य का उत्थान हुआ था? तो वह खरवार नामक जनजाति का उत्थान हुआ था। पाल सत्ता के पतन काल में मध्य बिहार में किस जनजाति ने अपना राज्य गठित किया था? तो वह भार जनजाति ने अपना राज्य गठित किया था। बारहवीं शताब्दी में पश्चिम बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर में कौन राज्य संगठित हुआ? तो 12वीं शताब्दी में पश्चिम बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर में चोरो राज्य का संगठित हुआ था। चोरो राज्य का संघर्ष किन मुस्लिम राजवंशों के साथ हुआ था? तो चोरो राज्य का संघर्ष तुगलक, सूर और मुगल, इन तीनों के साथ संघर्ष हुआ था। दलपत शाही का संबंध किस राज्य से है? तो दलपत शाही का संबंध उज्जैनिया राज्य से है। चोरो शासकों को शाहाबाद क्षेत्र से विस्थापित किया गया। तो चोरो शासकों को शाहाबाद क्षेत्र से उज्जैनियों ने विस्थापित किया था। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किसे सहायता प्राप्त की थी? किससे सहायता प्राप्त की थी? तो वो थे चोरो शासकों से। बिहार पर राज करने वाला जनजातीय वंश था। तो बिहार पर राज करने वाला जनजातीय वंश चोरो वंश था। पाल वंश के उपरांत चोरो वंश ने शाहाबाद, सारण, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर के जिलों में अपनी सत्ता स्थापित की। किस चोरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की? तो जगदीशपुर के मेले की शुरुआत चोर शासक फूलचंद्र ने की थी। चोरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ? तो चोरो जनजाति के शक्ति का वास्तविक पतन उज्जैनिया शासकों द्वारा हुआ था। भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक था। तो भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक संतन सिंह थे। कौन थे? संतन सिंह। संतन सिंह का मूल नाम देवराज था। यह उज्जैनी, डुमराव, बक्सर एवं जगदीशपुर में एक महत्वपूर्ण शक्ति थे। भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी रही थी। तो भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी ढाबा, बिहटा और बक्सर उपरोक्त सभी जगह रही थी। भोजपुर के उज्जैनी शासक निम्न में से कौन नहीं थे? तो भोजपुर के उज्जैनी शासक बाघमल नहीं थे, बाकी सभी थे, जिसमें संग्राम देव, राजा रामशाही और राजा नारायण मल थे। अगला प्रश्न है, चांद एवं मुंड जो चांडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिर से जुड़ी हैं, ये संबंधित हैं। तो यह शाहाबाद के चेर से संबंधित है। अगला टॉपिक है बिहार में अफगान राज्य। इसका पहला प्रश्न है, बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक आकर्षण में निर्णायक देन थी। तो आरंभिक आकर्षण में निर्णायक देन
नुहानी कबीले की थी। सिकंदर लोदी ने 1495-96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो सिकंदर लोदी ने दरिया खान नुहानी को 1495-96 में बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था। हुसैन शाह सरकी को पराजित कर इसे बिहार का प्रभारी बनाया गया था। बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक था। तो बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक मोहम्मद शाह नुहानी थे। मोहम्मद खान लोहानी का असली नाम बहार खां था। इसने दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। उत्तर बिहार का क्षेत्र सारण इत्यादि एक अन्य अफगानी नुसरत खां के अधीन था। महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया? तो महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने जलाल खां को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी से संबंधित यानी सूर साम्राज्य से संबंधित सूर वंश की स्थापना की थी। तो सूर वंश की स्थापना शेर शाह ने की और शेर शाह का बचपन का नाम फरीद खां था। कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि शेर शाह के बचपन का नाम क्या था, तो आप इसे याद रखिएगा। शेर शाह को शेर खां की उपाधि दी थी। तो शेर शाह को शेर खां की उपाधि शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे। तो वे सासाराम के जागीरदार थे। अगला प्रश्न है, शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? तो शेर खां बिहार के जलाल खां का संरक्षक नियुक्त हुआ था। बिहार में शेर शाह का राजनैतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ था? तो यह युद्ध था सूरजगढ़ का युद्ध। अगला प्रश्न है, शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? तो शेर शाह ने हुमायूं को चौसा का युद्ध तथा कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध में पराजित किया था। शेर शाह ने बिलग्राम अथवा कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। शेर शाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तारीखी दाऊदी में। शेर शाह द्वारा अफगान राज्य की स्थापना किस युद्ध के उपरांत की गई थी? तो अफगान राज्य की स्थापना कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के उपरांत की गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था। तो शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला सासाराम था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बिहार का अंतिम अफगान शासक था। तो बिहार का अंतिम अफगान शासक दाऊद खां करारानी था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, शेर शाह का मकबरा। तो शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन डी। शेर शाह का मकबरा अफगान स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। शेर शाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? तो इसकी चर्चा तारीख़ दाऊदी में मिलती है और तारीख़ दाऊदी की रचना अब्दुल्लाह ने की थी। अगला प्रश्न है, शेर शाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया? तो शेर शाह द्वारा जब्ती प्रणाली की शुरुआत की गई, सिकंदरी गज एवं सन की दंडी का प्रयोग किया गया और रुपया का प्रचलन किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बिहार राज्य में स्थित सासाराम रोहतास के किले का निर्माण किसने करवाया था?
तो इसका निर्माण शेरशाह ने करवाया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किया गया? तो इबादत खाना का निर्माण ये जो है अकबर के द्वारा किया गया था, इसको शेरशाह ने नहीं किया था। बाकी सभी जैसे देश की भूमि का सर्वेक्षण, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण और किसानों की को पट्टा देना तथा कबूलियत की प्रथा का प्रारंभ, ये सभी जो है शेरशाह ने किया था। पटना में नहीं, मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण करवाया था। तो मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण शेरशाह ने करवाया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? तो सासाराम शेरशाह सूरी के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है, हसन खां सूरी के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है और इस्लाम शाह के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, शेरशाह के मकबरा के संबंध में क्या सही है? तो शेरशाह के मकबरा के संबंध में उपरोक्त सभी सही है, जिसमें यह झील के मध्य में स्थित अष्टकोणीय आकार का है। यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है जिसके चारों ओर सीढ़ियाँ है। इसकी छत एक भव्य गुंबद के रूप में है। अगला प्रश्न है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह ने बनाया था। सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख वरन किस अफगान शासक के समकालीन थे? तो ये शेरशाह और इस्लाम शाह के समकालीन थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला में अंतिम मकबरा है। तो अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला में अंतिम मकबरा इस्लाम शाह का है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। शेरशाह के अधीन बिहार में कितने सड़कें थीं? तो शेरशाह के अधीन बिहार में 7 सड़कें थीं। शेरशाह द्वारा पटना किले और नगर को बनाने में कितना व्यय हुआ था? तो पटना का किला और नगर को बनाने में 5 लाख का व्यय हुआ था। अगला है मुगलकालीन बिहार। तो इसका पहला प्रश्न है, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक था। तो बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक अकबर था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया। तो बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा 1580 में दिया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण किया था? तो मुगल शासक बाबर ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। किस मुगल शासक ने मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट की थी? तो मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट करने वाला शासक था हुमायूं। अगला प्रश्न है, पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? तो पटना की विजय में मुगल शासक अकबर ने भाग लिया था। किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली थी? तो मुगल राजकुमार शाहजहां ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली थी। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मुगलकालीन बिहार में कितने सरकारें थीं? तो मुगलकालीन बिहार में 7 सरकारें थीं। अकबरकालीन बिहार के सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? तो अब अकबरकालीन बिहार के सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध राजा मान सिंह था। बिहार के
किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? तो राजा मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। किस मुगल शासक ने समय में मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था? तो जहांगीर के समय में सॉरी माफ़ कीजिएगा, जहांगीर नहीं, अकबर के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था। बिहार में मुगलकालीन इमारतों में सबसे पुरानी है, तो बिहार में मुगलकालीन इमारतों में सबसे पुरानी हाजीपुर की जामा मस्जिद है। राजकुमार अजीज द्वारा अजीमाबाद को बसाने पर कितना व्यय हुआ था? तो अजीमाबाद को बसाने पर 1 करोड़ का व्यय हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल था? तो बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल 1702 से 1712 ईस्वी तक था। औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में सरकारों की संख्या थी? तो औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में सरकारों की संख्या 8 थी। किस मुगल शासक के शासनकाल में खोखरा देश यानी छोटा नागपुर की विजय संपन्न हुई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जहांगीर। अगला प्रश्न है, सिख गुरुओं में किनका बिहार में घनिष्ठ संबंध था? तो सिख गुरुओं में गुरु नानक, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह, इनका बिहार से घनिष्ठ संबंध था। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फारूक सियर के समय। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो मोहम्मद सादिक जहांगीर के समय में बिहार आया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो अब्दुल लतीफ़ अकबर के शासनकाल में बिहार आया था। राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया था। तो राजा मान सिंह को बिहार का प्रांतपति अकबर ने नियुक्त किया था। राजा मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाई थी। मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजकुमार परवेज को। राजकुमार अजीज को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? तो राजकुमार अजीज को औरंगजेब ने बिहार का सूबेदार बनाया था। पटना को अजीमाबाद नाम दिया? तो पटना को अजीमाबाद राजकुमार अजीम ने नाम दिया था। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। तो फारूक सियर जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो फारूक सियर का राज्याभिषेक पटना में हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बहादुर शाह प्रथम के समय में बंगाल के नवाबों का बिहार पर नियंत्रण स्थापित हुआ था। मुगल प्रांत के बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर बने? तो बिहार का गवर्नर मिर्जा अजीज कोकलतास थे। अगला प्रश्न है, मुगलकालीन बिहार का गवर्नर रहा? तो मुगलकालीन बिहार का गवर्नर सुजात खां भी रहे, सईद खां और मुबारब खां, ये सभी बिहार के गवर्नर रहे थे। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? तो शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में बिहार में हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? तो मुगल काल में बिहार का व्यापार एशिया, अफ्रीका और यूरोप
सभी से होता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा है। यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा बनवाया था। तो बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। इसे जहांगीर के शासन काल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में क्या सही है। तो शाह दौलत के मकबरा के संबंध में सही है, इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ था। इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव है। उपरोक्त दोनों ए और बी सही है। अगला प्रश्न है, 1556-57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार में उसे मिथिला का राज दे दिया था। तो इसका सही आंसर महेश ठाकुर को। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार था। तो शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार शाइस्ता खां था। अगला प्रश्न है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। तो अकबर ने बंगाल तथा बिहार को 1576 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था। तो 1733 ईस्वी में मुगल काल में बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी। मध्यकालीन बिहार का इतिहास यहीं पे समाप्त होता है। इसके अगले एपिसोड में हम देखेंगे आधुनिक बिहार का इतिहास। फिलहाल यह सीरीज़ यहीं पे समाप्त किया जाता है। आई होप कि आपको यह सीरीज़ अच्छा लगा होगा। थैंक यू।